नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने चतुर्भुज के प्रकारों में हम लोग वर्ग और समांतर चतुर्भुज को पढ़ा था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इन पे आधारित क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अभी तो केवल बेसिक फेनोमेना चल रहा है। जब इस पे आधारित क्वेश्चन चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बेसिक की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखिए, जिसे समचतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज को रोम्बस भी कहते हैं। तो आप लोग वर्ग पढ़े हैं, वर्ग से एकदम मिलता जुलता समचतुर्भुज है, लेकिन थोड़ी सी एक कोण के बारे में स्पेशलाइज करना है, जान लेना है कि कोणों में अंतर होता है। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज या एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको समचतुर्भुज कहते हैं। सबसे सिंपल है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। पिक्चर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलता होगा कि आपने अभी पिछले वीडियो में समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था, वही चीज़ इसमें भी छाप दिया है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चार भुजाएं बराबर हो, ये भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका नाम रखते हैं ABCD। अब हम समझते हैं कि हमने जब वर्ग पढ़ा था, वर्ग में भी बताया था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और समचतुर्भुज में भी कह रहे हैं कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज या एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज में केवल यही अंतर है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ये चीज़ एकदम नोटेबल होना चाहिए, आपको नोटिस करना चाहिए कि समचतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री न होने पाए। तो समचतुर्भुज में हम कहेंगे, अगर इसे परिभाषित करना होगा तो कहेंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज या एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखिए इसके गुण के बारे में हम क्या लिखेंगे। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, यानी लिखेंगे AB, भुजा AB बराबर होगी भुजा BC के और भुजा BC बराबर होगी CD और भुजा AD के बराबर होगी। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होंगी। अब देखिए समचतुर्भुज में विकर्ण भी होंगे और विकर्ण भी क्षेत्रफलों में डिवाइड होंगे। तो अब देखिए विकर्ण ये हो गया AC जो है ये रोम्बस यानी समचतुर्भुज का विकर्ण है। तो दो विकर्ण होते हैं सभी में, यानी जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर होंगे उसमें 2 विकर्ण होंगे। तो हम देखते हैं कि AC एक विकर्ण है, तो एक चतुर्भुज यहाँ बन गया, नहीं एक त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बन गया। तो ये भी यानी समचतुर्भुज भी, किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण समचतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये तो सब में हम लोग देखते आए हैं। अब एक चीज़ देखते हैं कि अगर इस विकर्ण का नाम D1 हो, क्या नाम हो, D1 का ले रहे हैं क्योंकि डायगोनल को हिंदी में हम लोग विकर्ण कहते हैं, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। एक विकर्ण D1 हो गया, अगर दूसरे विकर्ण को हम लोग D2 कह लें, इस विकर्ण को D2 कह लें, तो इस D1 और D2
यानी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में क्या गुण होते हैं इसको हमें जानना है और बहुत ही बारीकी से जानना है, क्योंकि समचतुर्भुज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं विकर्णों पे पूछे जाते हैं, इसलिए विकर्णों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। मानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इनमें खासियत क्या है? पहला खासियत यह है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। दूसरी चीज, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये जो कटान बिंदु है, बिंदु O से AO की लंबाई OC की लंबाई के बराबर होगा, यानी AO बराबर OC। और क्या होगा? OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये होता है। इसी दोनों को ध्यान में रखना है। पहला क्या? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और दूसरा क्या? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है D1 गुणे D2 बटे 2, यानी समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणनफल का आधा। समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणनफल का आधा जो होता है वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अगर विकर्ण की लंबाई अगर मीटर में दिया है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, डेसीमीटर में दिया है तो वर्ग डेसीमीटर, यानी जैसी विकर्ण की लंबाई की यूनिट जैसा दिया हो उसी ढंग से आपका क्षेत्रफल आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज देख लेते हैं। समलंब देखिए, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। A B C D, देखिए ये है समलंब चतुर्भुज। अब देखिए समलंब चतुर्भुज में होता क्या है, अगर इसको हमें परिभाषित करना है तो समलंब चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए हम कहेंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों, जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों, तो ये DC जो है AB के समांतर होना चाहिए। तो इनके गुणों में लिखेंगे कि AB समांतर होगा, समांतर का चिन्ह ये है, CD के, ये गुण है। अगर इसकी लंबाई हम A सेंटीमीटर मान लें, इसकी लंबाई B सेंटीमीटर मान लें, ठीक, और इसकी ऊंचाई h मान लें, ऊंचाई ये h है, h, ऊंचाई h है, तो हम समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा इसका फार्मूला देखेंगे। अगर इसकी ऊंचाई a है और DC की लंबाई a है और AB की लंबाई b है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2
गुणे एच यानी ऊंचाई ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योगफल, जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल यानी a प्लस बी। अब वही चीज़ इसमें भी आती है। अब मीटर में होगा तो वर्ग मीटर आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, और डेसीमीटर में होगा तो वर्ग डेसीमीटर। इस तरह से हमने देखा। अब एक चीज़ और आता है पतंग। पतंग कभी पूछा नहीं गया है आप में। काइट, तो काइट में भी जो दोनों भुजाएं लगी हुई होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। बस काइट में इतना ही पढ़ना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पढ़ा देंगे। तो चतुर्भुज में हम लोगों ने सभी चतुर्भुज को पढ़ डाला। अब चतुर्भुज पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको 1 या 2 लेक्चर में पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे ठोस ज्यामिति की तरफ। ठोस ज्यामिति ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठोस ज्यामिति समझने के लिए हमें 2D को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब कभी कभी बात होती है कि 2D और 3D, आखिर 2D क्या है 3D क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, यानी जिनके पास 2 बीमाएँ हों। 2 बीमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये द्विविमीय आकृति है। इस तरह से बहुत सारी आकृतियां हैं। जैसे आपके पास कागज़ का पेज है वो भी द्विविमीय आकृति है। जब जैसे आपके पास मेज है वो भी द्विविमीय आकृति है। आपकी खिड़की जो है द्विविमीय आकृति है। यानी इस तरह से जिसकी केवल 2 बीमाएँ हों, लंबाई और चौड़ाई, उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। तो इन्हीं को हम 2D कहते हैं। तो 2D के शेप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। 2D के शेप में हम लोगों ने चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद आयत, आयत के बाद समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बाद समचतुर्भुज, फिर हम लोगों ने वर्ग को पढ़ा है, तब लंब चतुर्भुज को पढ़ा है। काइट को तो मान लीजिए कि ज़रूरत पड़ेगी तो पढ़ा देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने वृत्त भी पढ़ा है। वृत्त भी 2D में आती है। तो अब इन्हीं सब यानी 2D की मदद से हम लोग 3D को समझेंगे कि 3D का निर्माण कैसे हुआ है। 3D में 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और एक और बीमा होती है ऊंचाई या गहराई। यही है 2D और 3D में अंतर। तो एक दिन हम एक वीडियो 2D 3D के ऊपर बेहतरीन बनाएंगे, जिससे आपको 3D की समझ एकदम दिमाग में बैठ जाएगी और आपको कभी नहीं भूलेगा। कभी आपको ये फील ही नहीं होगा कि आयतन कैसे निकाला जाता है, आखिर इतना कठिन क्यों होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इन पे यानी चतुर्भुज पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन को ले पाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे यानी इतने कम संसाधनों में निपटाना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ दिन में संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तब हम लोग ये क्रियाकलाप करेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।